मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे भारतीय मनोविज्ञान। भारतीय मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन से हुई, आध्यात्म से हुई, दर्शन, आध्यात्म और धर्मशास्त्र। इन सब में जो व्यवहार का रूप है उसका अध्ययन किया गया। भारतीय मनोविज्ञान का राष्ट्रीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसे उपागम या उपक्षेत्र से है जिसमें प्राचीन धर्मशास्त्र, आध्यात्म, परंपराओं में मानव व्यवहार के बारे में निहित विचारों और धारणाओं का वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। तो जो विचार थे और अवधारणाएं हुई, इन विचारों और अवधारणाओं के बेस पर ही इस व्यवहार का जन्म हुआ। ये विचार और अवधारणा मिलकर व्यवहार का जन्म देते हैं। अब उन्होंने कोशिश की इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने की। भारतीय धर्म ग्रंथों में एवं भारतीय साहित्यों में जो मानव स्वभाव है उसका अध्ययन किया गया। किसका? मानव स्वभाव का। मानव स्वभाव का अध्ययन किया गया। दूसरी चीज जो ईर्ष्या होती है मानव नेचर के अंदर, उसका अध्ययन किया गया, ईर्ष्या का। फिर द्वेष का अध्ययन किया गया। ये सब पहले किए गए थे अध्ययन, वो है चिंता का अध्ययन किया गया। उसके बाद तनाव का अध्ययन किया गया। ये सारी चीजें हैं जो मनोविज्ञान के आरंभिक काल में इनका अध्ययन किया गया, दर्शन में, आध्यात्म में, धर्मशास्त्र में। और उसके बाद मानव कल्याण का। किसका? मानव कल्याण का। जब इन सब पे काम हुआ और पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मानव कल्याण तो होना ही था, जिस पर कि काम किया गया। अब इन सब का कंक्लूजन काय में आया? सोशल वर्क पर, सामाजिक सौहार्द पर। सामाजिक सौहार्द पर काम किया गया, जिसके बहुत से उदाहरण होते हैं। हम लोग जब स्टडी करेंगे गहराई में तो मिल लेंगे, जो आज के आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में और अधिक व्यापक और उपयोगी बनाने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। मानव व्यवहार के बारे में भारतीय दृष्टिकोण अब तक सुसुप्त अवस्था में था। सुसुप्त अवस्था यानी कि एक निष्क्रियता में था। और वो निष्क्रियता होने के बावजूद जो इस पर ये पॉजिटिव वे में काम चल रहा था वो एक धनात्मक था इसके विकास के लिए। अब आप देखेंगे इसमें कि भारतीय मनोविज्ञान के जो जनक थे उनका नाम था डॉक्टर नरेंद्र सेन गुप्ता। ये मेन रूप से इनका यूज होता है जनक के तौर पे, डॉक्टर नरेंद्र सेन गुप्ता का। और कुछ स्रोतों के अनुसार इन्होंने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की थी। और कुछ स्रोतों के आधार से सुधीर कक्कड़ और B.R. राजा वर्मा कहलाए जाते हैं। B.R. राजा वर्मा ने मनोविज्ञान की हिंदी वर्जन में किताब भी लिखी। फिर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। बट 1915 में हुआ था, दर्शन शास्त्र में ही इसका काम स्टार्ट कर दिया गया था, दर्शन शास्त्र विभाग में। और 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना, अप्लाइड साइकोलॉजी की स्थापना हुई। फिर 1922 में भारतीय मनोविश्लेषणात्मक संघ की स्थापना की गई। इंडियन साइकोएनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की गई 1922 में। फिर मैसूर विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्ययन
एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र बने। कहां पर बने स्टार्टिंग स्टेज में? मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में। इन दोनों में आरंभिक दौर में रिसर्च के पॉइंट बने, अध्ययन के क्षेत्र बने। उस प्रारंभिक क्षेत्र के बाद सन 2002 में पांडिचेरी में कतिपय भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यवहारिक धरातल पर इसकी स्थापना हुई और एक घोषणा पत्र जारी किया, यानी मैनिफेस्टो तैयार किया गया मनोविज्ञान का, यानी मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। उसी समय इस क्षेत्र में अनुभविक और वैज्ञानिक अध्ययनों की ओर भी गति प्रदान की गई। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक स्टडी थी इसकी मनोविज्ञान की, यानी कि भारतीय मनोविज्ञान की। इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान का आशय क्या है, मीनिंग क्या है। हालांकि जो बातें मैंने ये बताई वो इस मीनिंग में भी आपको देखने को मिलेंगी, बस उसका स्वरूप दूसरा होगा। भारत में प्राचीन काल से ही मानसिक प्रक्रियाओं का मानसिक प्रक्रियाओं और मानव चेतना फिर बात है स्व, यानी कि सेल्फ। स्व से मीनिंग है कि हमारा अपना व्यक्तिगत जो मामला है वो स्व कहलाता है। मानव चेतना कॉन्शियस किसी भी मानव की हो सकती है। मेंटल प्रोसेस मानसिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। फिर शरीर संबंध, सॉरी स्व शरीर संबंध, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत शारीरिक संबंध है उस पर काम किया गया। अनेक मानसिक कार्य जैसे संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन, ये संज्ञान है कॉग्निशन, मनोविज्ञान में इसका विशेष महत्व रहता है। कभी कभी एक लेमैन कहता है सिक्स सेंस, कि जिसे कहते हैं आपको इतनी समझ नहीं थी, वो चीज है संज्ञान कॉग्निशन। प्रत्यक्ष, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उसके बाद चीज आती है भ्रम, इल्यूजन। फिर आप देखेंगे अवधान, अटेंशन, तर्कना, मीन्स एक किसी भी चीज पे लॉजिकल थीम देना, तर्क देना। ठीक, तर्क देना। ये जो तर्क है, लॉजिकल थीम, ये रीजनिंग, पर विचारकों का ध्यान केंद्रित रहा। परंतु भारतीय परंपरा की गहरी जड़ दार्शनिक जड़ भारत में आधुनिक मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। भारत में इसके विकास पर
पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व बना हुआ है। इसे इसकी अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए, कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए। ऐसे विभिन्न प्रयासों से मानव व्यवहार के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के वैज्ञानिक अध्ययनों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर भारतीय मनोविज्ञान को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, एक शॉर्ट फार्मूले के तौर पे, कि भारतीय मनोविज्ञान का उभरता हुआ क्षेत्र है। एक जिसे हम कहते हैं कि रिसर्च के बाद आए रिजल्ट के अनुसार डेवलपिंग क्षेत्र है, जिसमें भारतीय धर्मशास्त्रों एवं आध्यात्म में निहित मानव स्वभाव, उसकी विशेषताओं एवं व्यवहार के बारे में विचारों एवं उपागमों का वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। जो वैज्ञानिक ढंग से स्थापित करने का प्रयास हो रहा है वो मेंटल प्रोसेस, मानव चेतना, स्व सेल्फ, भारतीय संबंध, प्रत्यक्ष परसेप्शन, भ्रम इल्यूजन, अवधान अटेंशन, तर्क यानी कि रीजनिंग, धनात्मक हो या ऋणात्मक, संज्ञान कॉग्निशन। अब इनकी डिटेल जब इनके पर्टिकुलर टॉपिक जाएंगे वहां पढ़ेंगे। फिलहाल हम चूंकि एक भारतीय मनोविज्ञान के मीनिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे। इसको हम देखें अगर एक इंग्लिश वर्जन में तो कहा गया, इंडियन साइकोलॉजी इज एन इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी which aims of establish the thoughts and approaches। जो उपागम अप्रोचेस हमने अभी खत्म किया है, पढ़ाया है कुछ समय पहले। inherent in Indian religion and आध्यात्म about the human nature, its characteristic and behavior of scientific basis। अब कोई भी व्यवहार है, इस व्यवहार के घटित होने में इनमें से कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर मिलेगा, तभी वो व्यक्ति का व्यवहार नजर आएगा। अब इस मीनिंग के बाद, आशय के बाद, अब हम देखेंगे भारतीय मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं। अब जो विशेषताएं उनमें देखिए, सबसे पहली विशेषता है, उन्होंने कहा, जो हमने पहले बताया था, कि भारतीय मनोविज्ञान वो दर्शन से प्रभावित है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। काहे का? आत्मा का विज्ञान। जब हमने मनोविज्ञान का परिचय पढ़ा था तब हमें डिटेल से इसको बताया था। फिर उन्होंने कहा कि व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया, जो हम बार बार कह रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया, अप्लाइड फील्ड पर बल दिया इसके। फिर उन्होंने कहा इसमें अति सामान्य तत्वों का विवेचन किया। इसका अति सामान्य तत्वों का। फिर आता है, मतलब जो ये तत्व है वो बहुत ही नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं कि टिपिकल चीजें ली गई हो, उन पर काम किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि इसमें मनोशारीरिक चिंता में बल दिया गया। मनोशारीरिक चिंता पर बल दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि चेतना के जो 4 स्तर थे, चेतना के स्तरों पर काम किया गया। 4 स्तर कौन कौन से थे? एक जागृत अवस्था, यानी कि व्यक्ति अब जगा हुआ है।
दूसरा स्वप्न की अवस्था, यानी कि व्यक्ति जब नींद में होता है और गहरी नींद में होता है और स्वप्न देख रहा होता है। फिर तीसरी आती है सुषुप्त अवस्था, न सोया है न जगा है। और चौथी है तुरीय। तुरीय मीन्स एक तरह से उसको कह सकते हैं एक्टिवली स्टेज उसकी, उस पर काम किया, चेतना की। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहा जो पंचकोश हैं उस पर काम किया मनोविज्ञान में। और 5 कोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, फिर दूसरा बताया प्राणमय कोश, तीसरा बताया विज्ञानमय कोश, चौथा बताया आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, और पांचवा इसमें 1 2 3 4 अंगमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये 1 2 3 4 5 5 हो गए। 1 2 3 4 5 विज्ञान में ये रहा, मनो में रह गया, मनोमय कोश मीन्स पंच कोशों में आनंदमय, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और मनोमय कोश, इन 5 कोशों का अध्ययन किया गया। फिर दूसरी बात अणु विभू। जो अणु विभूतियां हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हमने उसका अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट बताया उन्होंने भौतिक शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अभिग्रह पर, यानी कि बहुत ही जो उसका व्यक्ति का जो भौतिक शरीर है उस पर स्टडी की, उसके सूक्ष्म और कारण शरीर पर। इन सब चीजों का विशेषताएं बताई किसकी? भारतीय मनोविज्ञान की। अब ये दर्शन, आत्मविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहारिक पक्ष, अति सामान्य तत्व, मनो शारीरिक चिंता, चेतना, चेतना के 4 पार्ट्स, पंचकोशीय में 5 कोश, अणुविभू, भौतिक शारीरिक रचनाओं के बाद बात आती है धार्मिक मनोविज्ञान की। अब चूंकि मनोविज्ञान का कनेक्शन धर्म से भी है, जो हमने पहले ही कहा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति धर्मशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से और आध्यात्म से हुई है। तो इन्होंने कहा कि धार्मिक मनोविज्ञान की बात कही। रिलीजियस साइकोलॉजी। अब रिलीजियस साइकोलॉजी में उन्होंने बताया कि भाई भारतीय मनोविज्ञान आत्मविकास और चरित्र निर्माण पर बल देता है। जो भी कुछ बताया, सेल्फ, आत्म विकास और चरित्र निर्माण। क्यों? किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये हम मनोविज्ञान में पूरी तरह अध्ययन करते हैं। फिर कहा कि मानव व्यक्तित्व की संरचना मनोविज्ञान के अनुसार 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उसमें आप देखेंगे वो है, एक तो व्यक्ति की जीभ हो गई, टंग, फिर हो गया हाथ, 1 2 पैर,
हाथ पैर, गुदा 1 2 3 4, 5वां आया जननांग या प्रजनन अंग। ये हुई आपकी 5 कर्मेंद्रियां। फिर 5 है ज्ञानेंद्रियां या सेंसरी ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां। इसमें हम शॉर्ट में अगर देखें ENTSE मीन्स आंख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। इनका एक अपना विशेष महत्व है। इनके ऊपर मन और मन के ऊपर बुद्धि मीन्स इनके ऊपर कौन है? मन, और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। इस पर इन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त मनुष्य मूल रूप से आत्मा, पुरुष तथा जीव है जो व्यक्तित्व की समस्त संरचना को संचालित करता है। उपनिषदों में और गीता में दी गई व्यक्तित्व की यह संरचना ही सरल दर्शनों एवं विचारों के क्षेत्रों में वर्णित है। हम जान लें कि जो स्टेप इसमें बताए हैं, किसी भी व्यवहार के निर्माण में 5 कर्मेंद्रियां और जननेंद्रियां व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण करती हैं, स्वभाव से उसके व्यवहार का निर्माण करती हैं। इसीलिए कहा इनके ऊपर मन और मन के ऊपर बुद्धि है। ये हमने जो आज पढ़ा भारतीय मनोविज्ञान, और भारतीय मनोविज्ञान के अंदर धार्मिक मनोविज्ञान है। इसके बाद आप देखिए कि भारतीय मनोविज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो 3 बताए हैं। भारतीय मनोविज्ञान के जो स्रोत हैं वो 3 बताए हैं। अब वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय मनोविज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, वैसे तो स्रोत बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य है, मुख्य कर दो इसको, मुख्य स्रोत वो कौन कौन से हैं? 3। नंबर 1 श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। दूसरा है संख्या दर्शन, और तीसरा है बौद्ध परंपरा। ये 3 इसके मेन स्रोत बताए भारतीय मनोविज्ञान के जो मुख्य स्रोत हैं। स्रोत तो अनलिमिटेड है पर ये 3 जो है मेन फैक्टर बताए हैं, जिसमें सबसे फेमस है भागवत गीता का वो चीज जो हर व्यक्ति जानता होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास में बैठा हुआ कि जब अर्जुन एक तरह से इमोशनली, जो सेंस ऑर्गन की बात मैंने कुछ देर पहले की थी, इमोशनली पुअर हो गए थे और फाइट करने को तैयार नहीं थे, तब भगवान कृष्ण ने इन्हें मोटिवेट लेक्चर दिया, जिसको हम कहते हैं कि भाई एक ऊर्जा उत्पन्न की, मोटिवेशन के द्वारा काउंसलिंग की, और उसी के आधार पर कहते हैं कि विश्व के सबसे पहले यदि कोई काउंसलर थे तो भगवान श्री कृष्ण थे। बाकी जो और चीजें आई काउंसलिंग की वो सब उनके बाद में आई। तो अब जो हमारा अगला स्टेप होगा भागवत गीता का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भागवत गीता